सेम सिक्स स्टूडेंट्स, आप लोग का सारा एग्जाम खत्म हो गया। एक एग्जाम बाकी है बस, रूरल मार्केटिंग। उसका पार्ट ए पार्ट भी हमने रिकॉर्ड कर दिया और फाइनली 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 हम लोग ये लास्ट वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। ट्राई करेंगे यूनिट नंबर 4, 5, 6 अब आधे घंटे के अंदर अंदर हम लोग खत्म करते। ज्यादा आपका टाइम नहीं खाएंगे दोस्तों। फटाफट से समझिए, फटाफट से पढ़िए और फटाफट से कल एग्जाम दे के हटाइए भाई। बहुत ज्यादा एग्जाम्स आप लोगों का लेता है कलकत्ता यूनिवर्सिटी। आपने पढ़ा, आपने हमें देखा, इसके लिए थैंक यू सो मच। एफएम ऑडिट, आईएफएस और आईडीटी जैसा पेपर आप लोगों का बहुत अच्छा अच्छा गया नॉर्मली, इसके लिए बहुत तहे तहे दिल से थैंक यू। एक महीना जब जब आप लोगों का एग्जाम्स आता है, एक महीना तक हम लोग भी परेशान रहते हैं, आप भी परेशान रहते हो। इतने वीडियोस आते हैं मतलब कि डेली डेली कि मेरा गला फूल जाता है। आप लोग अभी नॉर्मली आप लोग भी परेशान हो जाते हो देखते देखते। लेकिन ये अपना आखिरी पेपर है, आखिरी पेपर का आखिरी पार्ट है। तो आइए जरा देखते हैं यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 6। जितना जल्दी हो सके उतना मैं खत्म करवा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं डिटेल्ड कंसेप्चुअल क्लैरिटी आप लोगों को नहीं दूंगा। जल्दी से जल्दी इसको अब ये खत्म करेंगे। आप लोग पढ़ लीजिए इसको और कल आप लोग एग्जाम देके मुक्त हो जाइए ये सेम सिक्स से। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट देने के लिए। तो आइए फटाफट से पार्ट ए पार्ट बी अपने लोगों ने खत्म कर लिया। आइए रूरल मार्केटिंग का पार्ट सी भी करते हैं हम, ठीक है। चलिए आइए। तो यूनिट नंबर 4 का नाम है इंटरनेशनल मार्केट। इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट क्या है, सबसे पहले तो ये है कि आप समझिए। इंटरनेशनल मार्केट मतलब वो मार्केट जहां अलग अलग कंट्रीज के बीच गुड्स एंड सर्विसेज का खरीदी बेची होता है। इंटरनेशनल मार्केट मतलब अगर मैं फॉरेन कंट्रीज से गुड्स को खरीद रहा हूं या फॉरेन कंट्रीज में गुड्स को बेच रहा हूं, वो मार्केट को हम लोग, वैसा मार्केट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट मींस द मार्केट वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर बॉट एंड सोल्ड बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। जहां पे अलग अलग कंट्रीज से हम लोग गुड्स खरीद या गुड्स बेच रहे हैं, उस मार्केट को अपने लोग क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल मार्केट। इट हेल्प्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस एक्सपांड बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट एंड रीच फॉरेन कस्टमर्स, ठीक है। डन। जैसे मान लीजिए इंडिया एक्सपोर्टिंग टी टू द यूके। जैसे मान लीजिए इंडिया इंडिया अपना चाय पत्ती यूके को बेच रहा है, इसको क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट वो मार्केट है जहां पे फॉरेन कंट्रीज को हम या तो गुड्स बेचते हैं या तो हम फॉरेन कंट्री से गुड्स खरीदते हैं, जैसे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, ठीक है। फिर डिफाइन इन फिर डिफाइन इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट। तो इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट उन सभी फैक्टर्स को कहते हैं जो फॉरेन मार्केट को अफेक्ट करते हैं, जो फॉरेन कंट्रीज को अफेक्ट करते हैं नॉर्मली। जैसे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, बहुत सारे फैक्टर्स है ना, बहुत सारे फैक्टर्स है जो फॉरेन कंट्रीज के मार्केट को अफेक्ट कर रही है। उन मार्केट्स को अपने लोग क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल मार्केट एनवायरनमेंट। International market environment means the external factors that affects marketing activities in foreign countries. The factor includes economic, political, legal. बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, सोशल, जिस फैक्टर्स के वजह से फॉरेन मार्केट के जो फैक्टर्स है वो अफेक्ट होती है दोस्तों। उसका मतलब उसको बोलते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट। जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट अगर ज्यादा ज्यादा करके टैक्स लेगा तो ना ही हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे ना ही हम इम्पोर्ट कर पाएंगे, तो अफेक्ट किया ना फॉरेन मार्केट को। अगर अगर सरकार हमसे इंपोर्ट करने का बहुत ज्यादा टैक्स लेगा नॉर्मली, तो हम फॉरेन मार्केट से सामान नहीं मंगवा पाएंगे, तो अफेक्ट किया ना उस मार्केट को। तो जो भी फैक्टर फॉरेन मार्केट को अफेक्ट करता है, उस फैक्टर्स को अपने लोग बोलते हैं इंटरनल इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट। इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट, ठीक है। फिर यहाँ पे बोला गया व्हाट इज शॉर्ट एनालिसिस। बचपन से ही आप लोग पढ़ते हो शॉर्ट एनालिसिस का मतलब क्या है। एस फॉर स्ट्रेंथ एंड डब्ल्यू फॉर वीकनेस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड टी फॉर थ्रेट्स। मतलब इंटरनेशनल मार्केटिंग में आप ये चेक करते हो कि कौन कौन सा आपका स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या थ्रेट्स है, उसको बोलते हैं दोस्तों शॉर्ट एनालिसिस इन इंटरनेशनल मार्केटिंग। शॉर्ट एनालिसिस एक टेक्निक है जिसमें कंपनी अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस, अपनी अपॉर्चुनिटीज, अपने थ्रेट्स का एनालाइज करती है फॉरेन मार्केट्स में एंटर करने से पहले। फॉरेन मार्केट से में एंटर करने से पहले आप अपना स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट का जो एनालाइज करते हो उसको बोलते हैं शॉर्ट एनालिसिस इन इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट, ठीक है बेटा। ठीक है, एक बार लाइक कर दीजिए, एक बार कमेंट कर दीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए। सेम सिक्स का ये लास्ट वीडियो है भाई, लास्ट वीडियो, इसके बाद कोई वीडियो नहीं आने वाला है सेम सिक्स का। थैंक यू। फिर व्हाट इज मार्केट एंट्री स्ट्रेटजी। मार्केट एंट्री स्ट्रेटजी क्या है। मार्केट एंट्री स्ट्रेटजी वो मेथड्स है जिसके थ्रू कंपनी फॉरेन मार्केट में एंटर करती है और अपने प्रोडक्ट्स को बेचती है। मार्केट एंट्री स्ट्रेटजी मींस द मेथड यूज्ड बाय कंपनी टू एंटर एंड सेल द प्रोडक्ट
इन ए फॉरेन मार्केट। मार्केट एंट्री स्ट्रेटेजी वो मेथड है जिनके थ्रू कंपनी फॉरेन मार्केट में एंटर करती है और अपने सामान को बेचती है। बात करते हैं नेचर ऑफ इंटरनेशनल मार्केट। अगर आपको नेचर फीचर कुछ भी पूछा जाए तो एक ही आंसर होगा। इंटरनेशनल मार्केट का फीचर्स क्या होगा, ऑब्जेक्टिव्स क्या होगा, नेचर क्या होगा, कुछ भी पूछे एक ही आंसर होगा। व्हाट आर द नेचर ऑफ इंटरनेशनल मार्केट। सबसे पहले तो भैया इंटरनेशनल मार्केट जो है वो एक ग्लोबल बिजनेस एक्टिविटी है। तो दो या दो से अधिक कंट्रीज के बीच यहाँ पे बिजनेस होता है। हम मान लीजिए बांग्लादेश के साथ, यूएस के साथ, यूके के साथ, कनाडा के साथ हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, मतलब ठीक है। तो ये दो या दो से ज्यादा कंट्रीज के साथ अगर आप बिजनेस कर रहे हो उसको बोलते हैं ग्लोबल बिजनेस कर रहे हो आप, ग्लोबल। अभिषेक झा क्लासेस अगर फॉरेन में भी चला गया नॉर्मली तो हम लोग ग्लोबल बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। तो इंटरनेशनल मार्केटिंग इज कैरिड आउट बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। इट कनेक्ट्स प्रोड्यूसर्स एंड कस्टमर्स अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज। वाइड मार्केट कवरेज। तो इंटरनेशनल मार्केट का ना एकदम वाइड मार्केट कवरेज है, डोमेस्टिक मार्केट से बड़ा मार्केट है। मतलब आप इंडिया को तो कवर कर ही रहे हो, इंडिया के साथ साथ आप सारे के सारे फॉरेन कंट्रीज को भी कवर कर रहे हो। बहुत बढ़िया बात है आपकी कंट्री के लिए। अगर आप एक बार ग्लोबल चले गए ना बहुत ज्यादा कमाओगे। इन्वॉल्व्स फॉरेन एक्सचेंज। अलग अलग करेंसीज में पेमेंट होती है। जैसे यूएस वाला लोग आप लोगों को डॉलर्स देगा, ठीक है। यूके यूके वाला लोग आप लोग को पाउंड देगा। तो अलग अलग करेंसीज में आप लोग की पेमेंट होती है। ट्रांजेक्शंस आर डन इन डिफरेंट करेंसीज व्हिच अफेक्ट्स प्राइसिंग एंड पेमेंट सिस्टम। अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिक, कल्चरल एनवायरनमेंट का इफेक्ट पड़ता है। नॉर्मली हम बोले ना कि फॉरेन मार्केट के अंदर पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिक, कल्चरल फैक्टर्स का भी इफेक्ट पड़ता है। कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग। अब भैया वो रिस्क बहुत होती है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, इंपोर्ट करना चाहते हो, या फॉरेन मार्केट से अगर आप फॉरेन मार्केट से धंधा करना चाहते हो तो रिस्क बहुत उठाना पड़ेगा। नॉर्मली कंपनीज नीड प्रॉपर प्लानिंग बिफोर। इंटरनेशनल मार्केटिंग इन्वॉल्व्स मोर रिस्क, मोर अनसर्टेनिटी। यहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्क है, बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है। और ये कस्ट और ये कंज्यूमर ओरिएंटेड प्रोसेस है। फॉरेन कंज्यूमर की नीड्स के हिसाब से प्रोडक्ट को मॉडिफाई किया जाता है। तो जैसे वो लोग मांगेंगे, जैसे गोरा लोग वो सामान को मांगेंगे वैसे ही हम लोग मॉडिफाई करके देंगे ना। इंडियन मार्केट अलग है, फॉरेन मार्केट अलग है। उन लोगों की जो नीड्स होगी वो नीड्स को देखना पड़ेगा, वो नीड्स के हिसाब से सामान यहाँ पे बनता है, ठीक है। फिर बोला गया है व्हाट आर द स्कोप ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग। इंटरनेशनल मार्केटिंग में क्या क्या होता है। सबसे पहले तो यहाँ पे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट एक्टिविटी होता है। या तो आप फॉरेन से इंडिया में मंगवाओ सामान, या तो इंडिया से फॉरेन अब बेचो। या तो फॉरेन में बेचो सामान, या तो फॉरेन से खरीदो सामान। एक्सपोर्ट एक्टिविटी या इंपोर्ट एक्टिविटी होता है इंटरनेशनल मार्केटिंग में, ठीक है। फॉरेन मार्केट एक्सपांसन्स। तो नए इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करना। अभी तक मान लीजिए हम यूएस में सामान बेच रहे हैं, अब अपने लोग यूके में भी सामान बेचेंगे। तो जैसे जैसे आप लोगों का ग्रोथ होता जाता है वैसे वैसे आप नया नया इंटरनेशनल मार्केट में भी एंटर करते जाते हो। इंटरनेशनल प्रोडक्ट प्रमोशन। प्रोडक्ट को वर्ल्ड वाइड प्रमोट करना। प्रोडक्ट को ए- एक तो मेरा सामान है, उस सामान को पूरा वर्ल्ड वाइड प्रमोट करना। जैसे सैमसंग ने क्या किया, एप्पल ने क्या किया, वर्ल्ड वाइड प्रमोट किया उस सामान को। फॉरेन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। फॉरेन कंट्रीज में ब्रांचेस या बिजनेस यूनिट्स खोलना। फॉरेन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मतलब क्या है कि आप अगर फॉरेन मार्केट में जाना चाहते हो तो फॉरेन कंट्रीज में ब्रांचेस खोलिए, फॉरेन कंट्रीज में अपना बिजनेस खोलिए। इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क गुड्स को एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक पहुंचाना। गुड्स को एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक पहुंचाना। और ग्लोबल बिजनेस ग्रोथ, ठीक है। अगर आप इंटरनेशनल मार्केटिंग करते हो तो ग्लोबली आपका बिजनेस ग्रो करेगा, ग्लोबली आपका बिजनेस ग्रो करेगा, आपका प्रॉफिट इंक्रीज करेगा, ब्रांड वैल्यू इंक्रीज करेगा, मार्केट रेपुटेशन इंक्रीज करेगा। दैट्स इट, ठीक है। फिर बोला गया कि कौन कौन सा एनवायरनमेंट है जो अफेक्ट करती है। नॉर्मली कौन कौन सा एनवायरनमेंट है जो अफेक्ट करती है इंटरनेशनल मार्केटिंग को। तो ब्रीफली डिस्कस अबाउट द इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट। हम बोले ना कुछ कुछ ऐसे फैक्टर्स है, कुछ कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो इंटरनेशनल मार्केटिंग को अफेक्ट करती है। तो कौन कौन सा एनवायरनमेंट है। सबसे पहले तो भैया इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मतलब इसमें इनकम लेवल, इन्फ्लेशंस, इकोनॉमिक ग्रोथ आती है नॉर्मली, जो कि अफेक्ट करती है इंटरनेशनल एनवायरनमेंट। फिर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है। मान लीजिए कि सरकार ने इंपोर्ट पर अगर टैक्स लगा दिया सर, तो आप कर पाइएगा। फिर लीगल लीगल एनवायरनमेंट है। डिफरेंट डिफरेंट टैक्स, रूल्स, रेगुलेशंस भी अफेक्ट करते हैं। सोशो एंड कल्चरल एनवायरनमेंट, लैंग्वेज, कस्टम्स, रिलीजन्स भी अफेक्ट करते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग को। फिर टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट एंड कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। तो ये सब सारे ऐसे एनवायरनमेंट्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं मार्केटिंग एनवायरनमेंट को,
जो कि अफेक्ट करता है इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट को। ये सब कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो कि अफेक्ट करते हैं किसको, इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट को। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, कंपेरेटिव एनवायरनमेंट। फिर बात करते हैं पेस्टल एनालिसिस क्या होता है। तो पेस्टल से आप लोग नाम सुन लेंगे। तो पी का मतलब होता है पॉलिटिकल, पी का मतलब होता है पॉलिटिकल, ई का मतलब होता है इकोनॉमिक, एस का मतलब होता है सोशल, और टी का मतलब होता है टेक्नोलॉजिकल, एल का मतलब होता है लीगल, और ई का मतलब होता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इम्पैक्ट करते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट को। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स है, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो कि अफेक्ट करते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट को। सबसे पहले पॉलिटिकल फैक्टर। अगर सरकार इंपोर्ट पे ज्यादा टैक्स लगा देगी तो आप खरीदी कर पाओगे? आप इंटरनेशनल मार्केटिंग से खरीदी कर पाओगे? अगर सरकार इंपोर्ट पे ज्यादा टैक्स लगा देगी तो क्या आप खरीदी कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो इसको बोलते हैं पॉलिटिकल फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करता है इंटरनेशनल मार्केटिंग। इकोनॉमिक फैक्टर। अगर मान लीजिए इनकम लेवल, इन्फ्लेशन, एक्सचेंज रेट आपका बढ़ गया कंट्री का, तो क्या आप चाह के भी इंपोर्ट कर पाओगे? नहीं। तो इकोनॉमिक फैक्टर भी अफेक्ट करता है इंटरनेशनल मार्केटिंग को। सोशल फैक्टर्स, तो आपका कल्चर, कस्टम, एजुकेशन, रिलीजन भी अफेक्ट करता है। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पे सब कोई साड़ी खरीद खरीद लेगी, ठीक है, हमारा इंडिया जो है वो साड़ी वाला मार्केट है। लेकिन यही साड़ी को आप फॉरेन में बेचने जाओगे तो वहां का लोग एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे नॉर्मली, इस फैक्टर को बोलता है सोशल फैक्टर। फिर एक होता है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। फिर एक होता है लीगल फैक्टर की यहाँ का लॉज रूल्स रेगुलेशंस अलग है, वहां का लॉज रूल्स रेगुलेशंस अलग है, वो सब देखना पड़ेगा। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। तो पेस्टल का मतलब क्या है? पी फॉर पॉलिटिकल, ई फॉर इकोनॉमिक, एस फॉर सोशल, टी फॉर टेक्नोलॉजिकल, एल फॉर लीगल फैक्टर्स, और ई फॉर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है। फिर बोला गया है व्हाट आर द मोड्स ऑफ, फिर अपने को बोला गया है व्हाट आर द मोड्स ऑफ एंट्री इन द फॉरेन मार्केट। तो फॉरेन मार्केट में आप एंट्री कैसे कैसे ले सकते हो, क्या क्या मोड्स है? सबसे पहले तो भैया एक्सपोर्ट करके। अगर आप इस कंट्री से माल दूसरे कंट्री में अगर बेचोगे तो वैसे आप फॉरेन कंट्रीज में आप एंट्री ले सकते हो। फिर लाइसेंसिंग करा के, इन दिस मेथड ए कंपनी अलाउज ए फॉरेन कंपनी टू प्रोड्यूस एंड सेल इट्स प्रोडक्ट। मतलब तो ये लाइसेंसिंग का मतलब क्या है? लाइसेंसिंग का मतलब, मान लीजिए कि मेरा एक तो कंपनी है, मेरा एक तो इंडियन कंपनी है, मैंने फॉरेन कंपनी को अलाउ कर दिया कि तुम हमारा सामान बेच सकते हो। अरे तुम हमारा सामान बना सकते हो, बेच सकते हो, इसको बोलते हैं लाइसेंसिंग। मतलब मैंने फ्रेंचाइजी दे दिया उसको, मैंने अपना बिजनेस का फ्रेंचाइजी। जो बिजनेस मैं इंडिया में चलाता हूँ वो बिजनेस तुम यूके में कर सकते हो नॉर्मली, उसको बोलते हैं लाइसेंसिंग। मतलब उसके बाद फ्रेंचाइजिंग करके भी, ठीक है, मैंने अपना बिजनेस का फ्रेंचाइजी दे दिया, उस फ्रेंचाइजिंग करके भी आप फॉरेन मार्केट में एंट्री ले सकते हो। जॉइंट वेंचर करके भी। तो टू कंपनीज फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज ज्वाइन टुगेदर, मतलब मैं इंडिया से हूँ, वो यूके से है नॉर्मली, और दोनों कंपनी जुड़ गए, दोनों कंपनी जुड़ के बिजनेस बिजनेस कर लिए, तो इससे भी हम लोग फॉरेन मार्केट में एंटर कर सकते हैं। स्ट्रैटेजिक अलायंस, तो टू फर्म्स कॉर्पोरेट फॉर बिजनेस एक्टिविटीज विदाउट फॉर्मिंग ए न्यू कंपनी। ठीक है, हम लोग जस्ट एक अलायंस बना लिए, हम लोग अलग अलग ही हैं लेकिन हम लोग जस्ट एक अलायंस बना लिए कि हमारा सामान तुम बेचोगे, तुम्हारा सामान मैं बेचूंगा, फॉर मार्केट एक्सपांशन। इससे हम फॉरेन मार्केट में एंटर कर सकते हैं। ठीक है। तो फॉरेन मार्केट में आप एंटर कैसे कैसे कर सकिएगा? सबसे पहले तो भैया एक्सपोर्टिंग से, एक्सपोर्ट कीजिए, सीधा सा बात है, एक्सपोर्ट कीजिए, गुड्स को बेचिए, गुड्स को अपने कंट्री से दूसरे कंट्री में बेचिए। लाइसेंसिंग करके, मतलब आप दूसरे कंट्री वाला को लाइसेंस दे दीजिए कि हाँ हमारा सामान बना के तुम बेच सकते हो अपना अपना कंट्री में। फ्रेंचाइजिंग करके मैंने अपना फ्रेंचाइजी जो है वो फॉरेन कंट्रीज को दे दिया, फॉरेन कंट्रीज मेरा नाम लेके अपना गुड्स बना रहे हैं, वैसा। जॉइंट वेंचर और और स्ट्रैटेजिक अलायंस करके भी आप फॉरेन मार्केट में एंट्री कर सकते हो। फिर बात करते हैं, ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोडक्ट प्लानिंग इन इंटरनेशनल मार्केटिंग। एक प्रोडक्ट प्लानिंग किस तरीके से करते हैं? प्रोडक्ट प्लानिंग का मतलब है फॉरेन मार्केट के लिए प्रोडक्ट का टाइप, क्वालिटी, डिजाइन, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, किस मतलब कि कैसे डिसाइड करना है फॉरेन मार्केट के लिए प्रोडक्ट का प्लानिंग कैसे करना है। अरे भैया प्रोडक्ट का प्लानिंग कैसे करना है कि प्रोडक्ट का क्या क्या क्वालिटी रहना चाहिए, क्या डिजाइन रहना चाहिए, क्या टाइप रहना चाहिए। तो फॉरेन मार्केट के लिए प्रोडक्ट का अपने को क्वालिटी कैसे करके डिसाइड करना है? सबसे पहले तो इसके लिए आप मार्केट रिसर्च एनालिसिस कीजिए, मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा आपको। फॉरेन कस्टमर्स की नीड्स, प्रेफरेंस एंड बाइंग बिहेवियर को समझिए।
उसके बाद प्रोडक्ट को अडेप्ट कीजिए, लोकल कल्चर क्लाइमेट एंड कस्टमर प्रेफरेंस के हिसाब से प्रोडक्ट बनाइए। ठीक है, उनके प्रेफरेंस के हिसाब से प्रोडक्ट बनाइए। फिर है प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन, सेम सेम प्रोडक्ट को लगभग बिना चेंजेस के सभी सभी कंट्रीज में बेचिए। तो एक अपना स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनाइए और सभी सभी कंट्रीज में वही सेम प्रोडक्ट बेचिए। अलग अलग सामान, हर एक कंट्री में अलग अलग सामान मत बेचिए। एक कंपनी में सेल द सेम प्रोडक्ट टू ऑल कंट्रीज विद लिटिल और नो चेंजेस। इससे आपका ब्रांड वैल्यू बनेगा। अगर आप एक सामान बनाते, एक ही सामान को आप हर एक कंट्री में बेचिए, तो पैकेजिंग एंड लेबलिंग लेबलिंग डिसीजंस। अगर आप फॉरेन मार्केट में बेचते हो एक ही सामान को, तो पैकेजिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेबलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैकेजिंग शुड बी अट्रैक्टिव एंड सुटेबल फॉर द इंटरनेशनल मार्केटिंग। इंटरनेशनल मार्केट के लिए पैकेजिंग बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं हाथ में दे दोगे तुम, पैकेजिंग अच्छा कीजिए। ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी, तो कंपनी यहां पे डिसाइड करती है ग्लोबल ब्रांड नेम यूज करे या लोकल ब्रांड नेम। ठीक है, तो ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आप सिर्फ इंडिया में सामान बेच रहे हो नॉर्मली, तो इंडिया में अगर सामान बेच रहे हो तो हिंदी में नाम रख लोगे तो चलेगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी गुजराती मराठी में अगर आप अपना नाम रख लोगे तो चलेगा। लेकिन आप इंटरनेशनल मार्केटिंग कर रहे हो तो आपका ब्रांड नेम भी वही सुटेबल होना चाहिए कि सब कोई समझ पाए आपका ब्रांड नेम। ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी भी सही। तो यहाँ पे कंपनी डिसाइड करती है कि लोकल ब्रांड नेम रखे कि ग्लोबल ब्रांड नेम रखे, सीधा सा बात है। फिर क्वालिटी क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी प्लानिंग, प्रोडक्ट क्वालिटी और इंटरनेशनल प्रोडक्ट क्वालिटी और स्टैंडर्ड की भी ख्याल रखी जाती है नॉर्मली, कि कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं नॉर्मली। ठीक है, तो ये सब क्या था? ये सब प्रोडक्ट प्लानिंग था इंटरनेशनल मार्केटिंग का। तो इंटरनेशनल मार्केटिंग करने से पहले आपका सामान कैसा होना चाहिए, आपका सामान कैसा बनना चाहिए, मार्केट रिसर्च एनालिसिस कीजिए, उसको अडेप्ट कीजिए। सबसे पहले रिसर्च कीजिए, फॉरेनर लोग से पूछे तुमको कैसा सामान चाहिए। वो लोग जो बोल रहा है, वो लोग जो प्रेफरेंस बोल रहा है उसको अडेप्ट कीजिए। दूसरों के कल्चर्स क्लाइमेट को अडेप्ट कीजिए आप। फिर अपना सामान को स्टैंडर्ड फिर अपना सामान को एक स्टैंडर्ड वाला सामान बनाइए और हर एक कंट्रीज में बेचिए। फिर आपका पैकेजिंग लेबलिंग भी अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी प्लानिंग होना चाहिए नॉर्मली। ठीक, आइए नेक्स्ट। व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड क्रिटिसिज्म्स ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। इंटरनेशनल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का क्या क्या बेनिफिट्स है और क्या क्या क्रिटिसिज्म्स है। अगर आप इंटरनेशनल मार्केटिंग करते हो तो उसका क्या क्या बेनिफिट्स है। सिंपल सा बात है, आपका मार्केट जो है एक्सपांड हो जाएगा, आपका सेल्स और प्रॉफिट बढ़ जाएगा, आपका सेल्स और प्रॉफिट बढ़ जाएगा, आपका ब्रांड अब बेटर रिकॉग्नाइज होने लगेगा, रिस्क भी आपका डाइवर्स हो जाएगा और आपको एक नया नया अपॉर्चुनिटीज मिलेगा, नया नया अपॉर्चुनिटीज मिलेगा। और टेक्नोलॉजी एंड वो नॉलेज भी आपका शेयर होगा। ठीक है, तो ये सब क्या था, ये सब बेनिफिट्स था। इंटरनेशनल मार्केटिंग करने पर आपका मार्केट एक्सपांड होता है, सेल्स बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ता है, बेटर ब्रांड रेकुलेशंस, आपका ब्रांड को सब कोई पहचानेगा, रिस्क एकदम डाइवर्स हो पाएगा। रिस्क सिर्फ एक जगह नहीं रहेगा, रिस्क पूरा वो डाइवर्स हो पाएगा नॉर्मली, हर जगह रिस्क है। एक्सेस टू न्यू अपॉर्चुनिटी, भैया न्यू अपॉर्चुनिटीज को एक्सेस मिलेगा आपको। एंड टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज शेयरिंग। ठीक, अब बात करते हैं क्रिटिसिज्म्स, क्रिटिसिज्म्स ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग। आइए, इंटरनेशनल मार्केटिंग का क्रिटिसिज्म्स क्या क्या है। सबसे पहले तो भैया इंटरनेशनल मार्केटिंग करना चाहते हो तो हाई एंट्री कॉस्ट देना पड़ेगा, बहुत ज्यादा खर्चा है, बहुत ज्यादा खर्चा है। फिर पॉलिटिकल एंड लीगल रिस्क है। अब देखिए, हर एक कंट्री में इंटरनेशनल मार्केटिंग सब करना चाहता है, लेकिन उस कंट्री का गवर्नमेंट कैसा है वो भी तो देखना पड़ेगा। गवर्नमेंट कैसा है, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज कैसे हैं वो भी तो देखना पड़ेगा। फिर कल्चरल कल्चरल डिफरेंस, हमारा कल्चर अलग है, हमारा कल्चर अलग है, उसका कल्चर अलग है, वो भी तो देखना पड़ेगा। तो डिफरेंट लैंग्वेज कल्चर कस्टमर हैबिट्स क्रिएट चैलेंजेस। हाई कंपटीशन, ठीक है, वैसे भी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, तो ये उसको आप लोग वो compete कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे वो देखना पड़ेगा। एक्सचेंज रेट रिस्क रहेगा नॉर्मली। एक्सचेंज रेट की वजह से आपका प्रॉफिट पे, आपका प्राइसिंग डिसीजंस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। मैनेजमेंट कम्प्लेक्सिबिलिटी, क्या मैनेजमेंट संभाल पाएंगे, क्या मैनेजमेंट संभाल पाएंगे इतना कम्प्लेक्स बिजनेस। ठीक है, तो ये सब क्रिटिसिज्म्स था। एक मिनट। फिर बोला गया है व्हाट आर द वेरियस चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दैट विल बी कंसिडर्ड फॉर एंट्री इनटू द इंटरनेशनल मार्केट।
ठीक है। तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब है वो पाथ जिसके थ्रू प्रोडक्ट प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचेगा। तो इंटरनेशनल मार्केटिंग में कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन काम आता है, कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन काम आता है? सबसे पहले भैया डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग। आप डायरेक्ट एक्सपोर्ट कीजिए, किसी भी मिडिलमैन का यूज मत लीजिए। इन दिस मेथड द कंपनी सेल्स प्रोडक्ट डायरेक्टली टू द फॉरेन बायर्स विदाउट यूजिंग मिडिलमैन। फिर एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग। इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग मतलब मिडिलमैन का यूज कीजिए, एजेंट्स का यूज कीजिए, एजेंट्स का यूज करके अपना सामान बिकवाइए। अरे हमको फॉरेन में सामान एक्सपोर्ट करना है, हम क्या किए, एजेंट को अपॉइंट किए, एजेंट का यूज करके अपना सामान बिकवाते हैं, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग। और डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग मतलब किसी एजेंट का यूज नहीं किया, हम डायरेक्टली सामान बिकवाए। बहुत सारे फॉरेन एजेंट्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, वो आपके बदले में सामान को बिकवाते हैं। आप उनको सामान दे देते हो, वो आपके बदले में सामान बिकवाते हैं। होलसेलर्स और रिटेलर्स का भी बहुत ज्यादा रोल रहता है यहाँ पे। तो प्रोडक्ट फॉरेन होलसेलर्स और रिटेलर्स के थ्रू फाइनल फाइनल कंज्यूमर्स तक पहुंचते हैं। ठीक है। So product are distributed through foreign wholesalers and retailers who sell to the final consumer. फ्रेंचाइजिंग चैनल्स रहता है नॉर्मली। मतलब मान लीजिए अगर 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 मेरा कोई फ्रेंचाइजी दिया हुआ है तो ठीक है, अगर कोई फ्रेंचाइजी लिया हुआ है तो उस वो चैनल के थ्रू हम एक्सपोर्ट करा लेंगे अपना सामान। तो कंपनी फॉरेन फर्म्स को अपना ब्रांड नेम और बिजनेस मॉडल यूज करके अधिकतर देती है। ठीक है। अगर मैंने उस कंपनी का फ्रेंचाइजी लिया हुआ है तो उस हिसाब से हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं सामान। और ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, आजकल ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी हो गया। प्रोडक्ट ई कॉमर्स वेबसाइट्स और डिजिटल मार्केट प्लेसेस के थ्रू बेचे जाते हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट्स के थ्रू या डिजिटल मार्केट मार्केट के थ्रू बेचे जाते हैं नॉर्मली। ऑनलाइन बेचे जाते हैं प्रोडक्ट्स। ठीक। फिर कंपनी ओन्ड ब्रांचेस। अगर मान लीजिए कि मेरा एक ठो बिजनेस इंडिया में है, एक ठो बिजनेस फॉरेन में है, तो वहां पे ऑटोमेटिकली हम लोग बेच देंगे ना। द कंपनी ओपन्स इट ओन ब्रांचेस और सेल्स ऑफिस इन फॉरेन कंट्रीज फॉर डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। आइए नेक्स्ट। नेक्स्ट वही चीज दिया हुआ, व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट ऑफ द इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट। वही सेम चीज, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट। पढ़ लीजिएगा। सेम सेम जस्ट पेस्टल एनालिसिस की जैसा दिया हुआ है सेम। ठीक है। अब बात करते हैं प्राइसिंग। इंटरनेशनल प्राइसिंग हो या प्राइसिंग हो, प्राइसिंग तो आप लोग पढ़े हो, इसका तो कुछ दिक्कत है नहीं आप लोगों को। प्राइसिंग तो ये चैप्टर तो आप लोग पढ़े हो, ये चैप्टर खुद भी पढ़ सकते हो आप लोग, लेकिन फिर भी पढ़ा देता हूँ ऊपर ऊपर से। प्राइसिंग स्ट्रैटेजी का मतलब होता है कि फॉरेन मार्केट में अपना प्रोडक्ट्स जो बेचेंगे वो कौन से प्राइस पे बेचेंगे। अपना सामान जो हम लोग फॉरेन मार्केट में बेचेंगे वो कौन से प्राइस पे बेचेंगे और कौन सा मेथड सही रहेगा नॉर्मली। तो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में कि सबसे पहला आता है कि वो पेनिट्रेशन प्राइसिंग। अब पेनिट्रेशन प्राइसिंग मतलब कि कंपनी फॉरेन मार्केट में जल्दी कस्टमर अट्रैक्ट करने के लिए लो प्राइस रखती है। सबसे पहले ना इंडियन अपना बुद्धि लगाता है, बोलता है कि जब हमको फॉरेन मार्केट का कस्टमर्स अट्रैक्ट करना है ना, नॉर्मली हम लो प्राइस सेट करेंगे, उसको बोलते हैं पेनिट्रेशन प्राइसिंग। जब आप लो प्राइस सेट करके अट्रैक्ट करते हो उसके कस्टमर्स को, उसको बोलते हैं भैया वो पेनिट्रेशन प्राइसिंग। अंडर दिस स्ट्रैटेजी ए कंपनी फिक्सेस ए लो प्राइस टू एंटर ए न्यू फॉरेन मार्केट एंड अट्रैक्ट ए लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स क्विकली। फिर होता है स्कीमिंग प्राइसिंग। स्कीमिंग प्राइसिंग मतलब कि पहले प्राइस हाई रखे फिर बाद में लो कर दिए। अरे पहले प्राइस हाई रखे, जैसे आईफोन 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 का प्राइस पहले बहुत ज्यादा हाई रखा जाता है, बाद में लो कर देता है। उस टाइप के प्राइसिंग को अपने लोग बोलते हैं स्कीमिंग प्राइसिंग। फिर होता है कंपेटिटिव प्राइसिंग। अब कंपेटिटिव प्राइसिंग किसको बोलते हैं? अब कंपेटिटिव प्राइसिंग बोलते हैं प्राइस कॉम्पिटिटर्स को प्राइस देख के फिक्स किया जाता है प्राइस। ठीक है, कि मेरा कंपिटिटर कौन सा प्राइस में बेच रहा है उसके प्राइस देख के हम फिक्स अगर करेंगे, इसको बोलेंगे कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मतलब मान लीजिए कि 100 रुपए का हमारा खर्चा है, उस पर हमने डायरेक्ट एक प्रॉफिट मार्जिन लगा लिया कि 25% हमारा जो है प्रॉफिट मार्जिन है। तो वैसा वैसा टाइप का बोलते हैं, वैसे वैसे टाइप का प्राइसिंग को बोलते हैं कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग कि 100 रुपया हमारा अगर पूरा का पूरा खर्चा है, उस पर 25% प्रॉफिट मार्जिन है, वैसा टाइप का अगर हम लोग बुद्धि चला रहे हैं नॉर्मली, वैसा टाइप का प्राइसिंग अगर कर रहे हैं, उसको बोलते हैं कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। मार्केट ओरिएंटेड प्राइसिंग, मार्केट के हिसाब से अगर प्राइसिंग कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं मार्केट ओरिएंटेड प्राइसिंग एंड ट्रांसफर प्राइसिंग। ठीक है, कि अगर एक ब्रांच से दूसरा ब्रांच में हमारा गुड्स जाए, उसका प्राइसिंग कैसे करके फिक्स करे, उसको बोलते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग। दिस स्ट्रेटजी इज यूज्ड बाय द मल्टीनेशनल कंपनी टू फिक्स देयर प्राइस फॉर द ट्रांसफर ऑफ गुड्स बिटवीन देयर ब्रांचेस। ठीक है।
अगर मान लीजिए हमारा हमारा ये दो ठो ब्रांच है, एक ब्रांच से दूसरा ब्रांच अगर जाए सामान, तो उसमें जो प्राइसिंग सेट किया जाता है उसको बोलते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग। डिपार्टमेंटल ट्रांसफर हुआ अगर, ठीक है। फिर बोला गया डिस्कस सम इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग कोटेशन एंड सम पेमेंट टर्म इन इंटरनेशनल मार्केटिंग। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स अपने को बताना पड़ेगा जिससे इंटरनेशनल मार्केटिंग का कोटेशन होता है। सबसे पहले तो भैया, अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस करना चाहते हो तो याद रखिएगा प्रोडक्ट का डेप्थ, ठीक है। अगर मान लीजिए आप इंपोर्ट कराना चाहते हो, इंपोर्ट, तो सबसे पहले प्रोडक्ट का मतलब वो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा। प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रोडक्ट का नाम क्या है, प्रोडक्ट का क्वालिटी कैसा है, प्रोडक्ट का साइज कैसा है, स्पेसिफिकेशंस कैसा है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। उसका प्राइस बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ भी खरीदने से पहले, फॉरेन मार्केट से कुछ भी खरीदने से पहले आप प्राइस देखोगे ना, नॉर्मली इट इंक्लूड्स द प्राइस ऑफ द गुड्स इन फॉरेन फॉरेन करेंसी। कितना प्राइस है इसका, इसका प्राइस मान लीजिए $499 है, ऐसा करके लिखा हुआ है, तो प्राइस भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका डिलीवरी टर्म्स भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि डिलीवरी डिलीवरी कंडीशंस क्या है, इसके इसके डिलीवरी कंडीशंस क्या है, एफओबी, सीआईएफ या सीएनएफ, इसके डिलीवरी कंडीशंस क्या है। फिर पैकिंग एंड शिपिंग शिपिंग डिटेल्स भी होने चाहिए। फिर उसका वैलिडिटी पीरियड एंड टर्म्स एंड कंडीशंस भी होने चाहिए नॉर्मल। ये सब सारा इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है इंटरनेशनल मार्केटिंग करने के लिए, ये सब तो पढ़ लोगे आप लोग। इंटरनेशनल मार्केटिंग करने के लिए ये सब सारा इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है। अब पेमेंट टर्म्स के बारे में बात करते हैं कि पेमेंट कैसे कैसे लिया जाता है। सबसे पहले तो भैया आप ले सकते हो एडवांस पेमेंट। अगर आप मान लीजिए एक्सपोर्ट कर रहे हो, किसी को एक्सपोर्ट अगर कर रहे हो, तो आप एडवांस में भी पेमेंट ले सकते हो नॉर्मली। जब तक आप गुड्स नहीं पहुंचाए हो, गुड्स लेने से पहले ही आप पेमेंट ले लियो, उसको बोलते हैं एडवांस पेमेंट। फिर एक होता है लेटर ऑफ क्रेडिट, कि बैंक एक्सपोर्टर को पेमेंट की गारंटी देता है। अरे इंपोर्टर का जो बैंक है, इंपोर्ट जो करवा रहा है, इंपोर्टर का जो बैंक है वो एक्सपोर्टर को गारंटी देता है कि हम तुमको पेमेंट करेंगे, अगर मेरा इंपोर्टर नहीं पेमेंट करेगा हम तुमको इंपोर्टर करेंगे। इसको बोलते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। ए बैंक गारंटीज पेमेंट टू द एक्सपोर्टर आफ्टर ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस आर फुलफिल्ड। वहां पे बैंक यहाँ पे गारंटी देता है कि हम तुमको पेमेंट करवा देंगे अगर मेरा इंपोर्टर पेमेंट नहीं करवाया। फिर डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट, ठीक है। सो द बायर रिसीव शिपिंग शिपिंग डॉक्यूमेंट्स आफ्टर मेकिंग पेमेंट। तो बायर शिपिंग डॉक्यूमेंट्स तभी रिसीव करेगा जब वो पेमेंट कर देगा। अरे एक इंपोर्टर जो इंपोर्ट कर रहा है सामान, जो इंपोर्ट कर रहा है, जो मंगवा रहा है, वो तभी डॉक्यूमेंट्स को रिसीव करेगा जब वो पेमेंट कर देगा। एंड डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, सो द बायर एक्सेप्ट ए बिल ऑफ एक्सचेंज एंड एग्रीज टू पे ऑन ए फ्यूचर डेट। उसको एक बिल ऑफ एक्सचेंज मिलता है, वो बोलता है कि ठीक है हम आपको फ्यूचर डेट पे पेमेंट कर देंगे, ठीक है, क्लियर है। तो उसको एक तो बिल ऑफ एक्सचेंज मिलता है और वो एग्री करता है ठीक है हम फ्यूचर डेट पे पेमेंट कर देंगे। ओपन अकाउंट, ये सब नहीं पढ़ना पड़ेगा, इतना आप पढ़ लीजिएगा नॉर्मली हो जाए। तो ये सब क्या है, पेमेंट पेमेंट टर्म। इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है कि प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, प्राइस ऑफ द गुड्स मालूम होना चाहिए, अपने को डिलीवरी टर्म्स मालूम होना चाहिए कि डिलीवरी कैसे होगा, क्या होगा। फिर पैकिंग एंड शॉपिंग का पूरा डिटेल्स होना चाहिए, वैलिडिटी पीरियड एंड टर्म्स एंड कंडीशंस होना चाहिए। ये सब सब इंपॉर्टेंट टर्म्स है। ये पेमेंट टर्म है कि पेमेंट कैसे करे नॉर्मली। अरे वो पेमेंट कैसे करेगा, इंपोर्टर जो है वो पेमेंट कैसे करेगा, वो तो गुड्स ले लिया, पेमेंट कैसे करेगा। सबसे पहले तो भैया वो एडवांस पेमेंट कर सकता है। उसके बाद लेटर ऑफ क्रेडिट, इंपोर्टर का जो बैंक है वो गारंटी देगा, इंपोर्टर का जो बैंक है वो गारंटी देगा कि मैं इंपोर्टर के बिहाफ में गारंटी दे रहा हूँ, एक्सपोर्टर तुमको पेमेंट मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट अगेंस्ट पेमेंट, तो वो जो बायर है उसको शिपिंग शिपिंग डॉक्यूमेंट तभी मिलेगा जब वो पेमेंट कर देगा। जब वो पेमेंट करता है, जैसे वो पेमेंट करता है उसको शिपिंग डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, ठीक है। अगर वो पेमेंट नहीं करता है तो उसको बिल ऑफ एक्सचेंज मिलेगा और वो एग्री करता है कि हम फ्यूचर डेट पे पेमेंट कर देंगे। फिर बोल रहा है व्हाट इज इंटरनेशनल प्राइसिंग, प्राइसिंग का डेफिनेशन शेप दीजिएगा, इसमें कुछ भी नहीं है नॉर्मली। व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंटरनेशनल प्राइसिंग, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनेशनल प्राइसिंग। तो इंटरनेशनल प्राइसिंग क्या होता है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंटरनेशनल प्राइसिंग। तो प्राइसिंग का ही डेफिनेशन शेप दीजिएगा, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। तो सबसे पहले देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट, ठीक है। अगर आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा रहेगा तो आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे। अगर आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम रहेगा तो आप एक्सपोर्ट सस्ते में कर पाओगे। डिमांड इन फॉरेन मार्केट, अगर आपका सामान का डिमांड रहेगा तो ही आप एक्सपोर्ट करोगे, अगर आपका सामान का डिमांड ही नहीं है फॉरेन मार्केट में तो आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे।
फिर कंपटीशन इन इंटरनेशनल मार्केट, अगर इंटरनेशनल मार्केट में इसी सेम सामान का कंपटीशन ज्यादा है तो आप अच्छे से एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे, अगर कंपटीशन कम है तो ही आप एक्सपोर्ट कर पाओगे। एक्सचेंज रेट भी फ्लक्चुएट होता रहता है नॉर्मली, एक्सचेंज रेट आपके काबू में रहेगा तो आप एक्सपोर्ट कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। फिर गवर्नमेंट रूल्स एंड टैक्सेस, अब गवर्नमेंट के रूल्स एंड टैक्सेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक्सपोर्ट अच्छे से कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। अगर गवर्नमेंट ज्यादा ज्यादा टैक्स ले रही है तो एक्सपोर्ट आप नहीं कर पाओगे, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट आप नहीं कर पाओगे, इंटरनेशनल ट्रेड नहीं कर पाओगे नॉर्मली। मार्केट कंडीशन, मार्केट कंडीशंस भी मैटर करता है, जैसे मान लीजिए कोविड 19 आ गया तो ना ही इंपोर्ट हो रहा है ना ही एक्सपोर्ट हो रहा है। ठीक है, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट पे भी ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है प्रोडक्ट पे भी कि प्रोडक्ट लग्जरी है या ब्रांडेड है या टेक्नोलॉजी कैसा है प्रोडक्ट का, उस पे भी डिपेंड करता है नॉर्मली। अब देखिए व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्राइसिंग, ये ऑलरेडी पढ़ा दिए फर्स्ट वाले में सबसे पहला होता है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, फिर पेनिट्रेशन प्राइसिंग, स्कीमिंग प्राइसिंग, कंपेटिटिव प्राइसिंग, मार्केट ओरिएंटेड प्राइसिंग, ट्रांसफर प्राइसिंग। पढ़ लीजिएगा, 6-7 याद कर लीजिएगा, हो जाएगा। लास्ट चैप्टर, लास्ट चैप्टर आइए फटाफट से आइए देखिए। आइए बात करते हैं एक्सपोर्ट प्राइस क्या होता है। एक्सपोर्ट प्राइस का मतलब है वो प्राइस जिसपे गुड्स और सर्विसेज फॉरेन बायर्स को बेची जाती है। एक्सपोर्ट प्राइस का मतलब है वो प्राइस जिसपे गुड्स एंड सर्विसेज फॉरेन बायर्स को हम लोग बेचते हैं। एक्सपोर्ट प्राइस मींस द प्राइस एट विच द गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड बाय ए कंपनी टू बायर्स इन फॉरेन कंट्रीज। एक्सपोर्ट प्राइस मतलब वो प्राइस जिस प्राइस पे अपने लोग फॉरेन बायर्स को गुड्स एंड सर्विसेज बेचते हैं। एग्जिम पॉलिसी क्या होता है? एग्जिम पॉलिसी का मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, ये एक ऐसी गवर्नमेंट पॉलिसी है जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड रूल्स एंड गाइडलाइंस को प्रोवाइड करती है। एग्जिम पॉलिसी का मतलब है एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी ऑफ ए कंट्री, ये एक ऐसी रूल्स एंड गाइडलाइंस है, मतलब ये एक ऐसी पॉलिसी है जो रूल्स एंड गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के रिलेटेड। एग्जिम पॉलिसी मींस एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी ऑफ द कंट्री विच प्रोवाइड्स रूल्स एंड गाइडलाइंस फॉर द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अपने को बोला डिस्कस द प्रेजेंट एग्जिम एग्जिम पॉलिसी। डिस्कस द प्रेजेंट एग्जिम पॉलिसी, अपना इंडिया में प्रेजेंटली कौन सा एग्जिम पॉलिसी चालू हो रहा है, नॉर्मली कौन सा एग्जिम एग्जिम पॉलिसी चालू है। तो अपने इंडिया में बहुत प्रमोशन हो रहा है एक्सपोर्ट्स का, गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट्स के लिए इनकरेज किया जाता है कि आप लोग एक्सपोर्ट करो, जितना ज्यादा हो सके अपना इंडिया से बाहर के कंट्री में सामान बेचो, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा कमाओ। सिंप्लीफिकेशंस ऑफ ट्रेड प्रोसीड्यूर्स, आज के जमाने में देखिएगा, आज के जमाने में इंडिया में ट्रेड प्रोसीड्यूर्स बहुत ज्यादा इजी इजी हो चुका है, एक्सपोर्ट करना बहुत ज्यादा इजी हो चुका है। सपोर्ट टू एक्सपोर्टर्स, आजकल भैया गवर्नमेंट एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट कर रही है। फिर डेवलपमेंट ऑफ सेस, अब सेस का मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एक ऐसा स्पेशल एरियाज बना दिया गया जहां पे फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्ट कर सके, जहां पे फॉरेनर्स को अट्रैक्ट कर सके इन्वेस्टमेंट के लिए। तो सेज मतलब कुछ ऐसे एरियाज, कुछ ऐसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन जहां पे फॉरेनर्स आके इन्वेस्ट करते हैं अपने इंडिया में, तो डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, तो सेज को भी डेवलप किया गया। प्रमोशन ऑफ डिजिटल ट्रेड है, ऑनलाइन सिस्टम और डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज बढ़ाया गया। आजकल भैया डिजिटल प्लेटफॉर्म, डिजिटल जमाना है, ऑनलाइन सिस्टम का जमाना है, उसका भी बढ़ाया गया नॉर्मली। फोकस ऑन ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। फिर बात करते हैं हाउ इज एक्सपोर्ट प्राइस डिटरमाइंड, ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं देखिए। नहीं 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 पढ़ा है, नहीं पढ़ा है। ठीक, एक्सपोर्ट प्राइस किस किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है? सबसे पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखिए कि आपका खर्चा कितना लग रहा है, फिर आपका पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देखिए, इंश्योरेंस एंड एक्सपोर्ट ड्यूटीज देखिए, फॉरेन मार्केट डिमांड देखिए, कंपटीटर्स प्राइस देखिए, और एक्सचेंज रेट का फ्लक्चुएशंस देखिए। इससे आप लोग एक्सपोर्ट प्राइस जो है वो डिटरमाइन कर पाइएगा। ठीक है, आपका खर्चा कितना लग रहा है, सामान बनाने में खर्चा कितना लग रहा है, उस हिसाब से एक्सपोर्ट प्राइस को रखिए, उस हिसाब से एक्सपोर्ट प्राइस को डिटरमाइन कीजिए। आपका पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देखिए, उस हिसाब से एक्सपोर्ट प्राइस को डिटरमाइन कीजिए। इंश्योरेंस का खर्चा देखिए, इंश्योरेंस एक्सपोर्ट का खर्चा देखिए, उस हिसाब से आप वो डिसाइड डिसाइड कीजिए। फॉरेन फॉरेन मार्केट का डिमांड देखिए, एंड कंपटीटर्स प्राइस, एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस, ये सब देखिए ना, इजी इजी है ये सब। फिर सेस का मतलब क्या होता है? सेस का मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सेस का मतलब क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, आइए।
सेस एक स्पेशली डेवलप्ड एरिया होता है जहां पे बहुत सारे बिजनेस और एक्सपोर्ट एक्टिविटीज किया जाता है, जहां पे बहुत फॉरेनर्स आते हैं, फॉरेन ट्रांजेक्शन्स किया जाता है। तो सेल्स का मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, जहां पे एक्सपोर्ट्स का बढ़ावा दिया जाता है कि फॉरेनर्स लोग इंडिया में इन्वेस्ट करें, फॉरेनर्स लोग इंडिया में इन्वेस्ट करें। तो सेस सेस का मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज अ स्पेशली डेवलप्ड एरिया वेयर बिजनेसेस एंड एक्सपोर्ट बिजनेस आर प्रमोटेड थ्रू स्पेशल गवर्नमेंट सपोर्ट टैक्स बेनिफिट्स। तो यहाँ पे उसको सरकार को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है, टैक्स बेनिफिट मिलता है, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है। तो सेस का मतलब एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन जहां पे जो एक्सपोर्ट करने वाले, जो एक्सपोर्टर्स हैं, उनको बहुत 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 ज्यादा बेनिफिट मिलता है। तो सेस क्या करता है? प्रमोट्स एक्सपोर्ट ग्रोथ। तो सेस की वजह से मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की वजह से एक्सपोर्ट का बहुत ज्यादा ग्रोथ होगा। प्रोवाइड्स टैक्स बेनिफिट, ये टैक्स बेनिफिट भी आपका प्रोवाइड करता है। अट्रैक्ट्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करता है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करता है एंड सपोर्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी सपोर्ट करता है। इजी है, पढ़ लीजिएगा, ज्यादा कुछ नहीं है अभी भाई। आओ आओ आओ, फटाफट से आओ। बोला है व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स इन स्टार्टिंग एन एक्सपोर्ट बिजनेस। अगर आप एक एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, अगर आप एक एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, मतलब आप फॉरेन कंट्रीज को बेचना चाहते हो, सामान को बेचना चाहते हो, तो क्या स्टेप्स रहेंगे, क्या स्टेप्स रहेंगे? सबसे पहले तो आपको प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, कौन सा सामान बेचना चाहते हो, कौन सा सामान बेचना चाहते हो। उसके बाद आप मार्केट रिसर्च करो, क्या ये सामान फॉरेन कंट्रीज में बिकेगा कि नहीं बिकेगा। मार्केट रिसर्च करो, मार्केट मार्केट डिमांड देखो, कस्टमर से प्रेफरेंस पूछो, कंपटीशन देखो, नॉर्मली मार्केट रिसर्च देखो कि क्या ये सामान फॉरेन में बिकेगा नहीं बिकेगा। फिर आप अपना बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करो, रजिस्ट्रेशन करो, रिक्वायर्ड लाइसेंस लो, जितना भी लाइसेंस लगेगा बाहर में सामान बेचने के लिए लो। आईसी कोड को ऑब्टेन करो, आईसी कोड, ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड बोलते हैं। आपको अगर एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो आईसी कोड आपको लेना पड़ेगा, नॉर्मली इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, ठीक है। फिर सिलेक्शन ऑफ फॉरेन मार्केट एंड बायर्स, अपना फॉरेन मार्केट को आप सिलेक्ट करो कि कहां बेचना चाहते हो, यूके में, यूएस में, कनाडा में, कहां ये सामान बेचना चाहते हो, बताओ। प्राइसिंग एंड कोटेशन, उसका प्राइसिंग करो और कोटेशन दो अलग अलग प्रोड्यूसर्स को, उसका एक फिक्स्ड प्राइस तय करो और कोटेशन दो उसका। अरेंजिंग फाइनेंस, फाइनेंस अरेंज करो, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से नॉर्मली क्रेडिट लो, उधार लो। और कंप्लीटिंग कंप्लीटिंग डॉक्यूमेंटेशंस, कि वो सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स का जुगाड़ करो, नॉर्मली इनवॉइस, शिपिंग बिल, पैकिंग लिस्ट एंड शिपमेंट ऑफ गुड्स, और उसके बाद भेज दो। तो ये क्या है, ये स्टेप्स है कि आप बाहर अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो कैसे कैसे कर सकते हो, नॉर्मली बाहर एक्सपोर्ट अगर करना चाहते हो तो किस हिसाब से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, ये उसका स्टेप्स है। फिर बोला है ब्रीफली डिस्क्राइब द रीसेंट ट्रेंड इन इंडियन फॉरेन मार्केट। इंडियन फॉरेन मार्केट में अभी क्या क्या बदलाव आए हैं, कौन कौन से चेंजेस आए हैं इंडियन फॉरेन मार्केट में। नॉर्मली सबसे पहले तो ग्रोथ इन डिजिटल ट्रेड, आजकल ऑनलाइन ट्रेड बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, नॉर्मली आजकल डिजिटल पेमेंट सिस्टम के थ्रू आजकल डिजिटल ट्रेड बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, इजीली अब एक्सपोर्ट हो पा रहा है। इंक्रीज इन सर्विस एक्सपोर्ट, आजकल सिर्फ गुड्स का ही नहीं, सर्विसेज का भी एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया। आजकल लोग ट्यूशंस भी पढ़ते हैं बाहर बाहर, इंडिया से आप ट्यूशन पढ़ा रहे हो बाहर देश में, ठीक है। आजकल आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर सेक्टर, बिजनेस, तो आजकल सर्विस एक्सपोर्ट्स भी होना स्टार्ट हो चुका है। एक्सपांशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, ठीक है। तो आप लोग आज देखो कि इंजीनियरिंग, गुड्स, टेक्सटाइल, टेक्सटाइल इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोडक्ट्स का भी एक्सपांशन हो चुका है, मतलब ये सब भी एक्सपोर्ट होते हैं अपने इंडिया से, ये सब भी एक्सपोर्ट होते हैं। फिर गवर्नमेंट गवर्नमेंट सपोर्ट थ्रू ट्रेड पॉलिसीज, गवर्नमेंट सपोर्ट थ्रू ट्रेड पॉलिसीज, तो गवर्नमेंट के जो नए नए पॉलिसीज है, इंसेंटिव है, नॉर्मली इससे हमारा जो बिजनेस है वो भी ग्रो कर रहा है। राइज ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया गया, और ज्यादा बेहतर बनाया गया स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में, जहां पे आप फॉरेन, जहां पे आप एक्सपोर्ट्स के लिए कर सकते हो, नॉर्मली। एंड डाइवर्सिफिकेशंस ऑफ एक्सपोर्ट मार्केट, एक्सपोर्ट मार्केट का भी डाइवर्सिफिकेशंस हुआ, एफडीआई सेक्टर का भी ग्रोथ हुआ। फोकस ऑन मेक इन इंडिया, मोदी जी बोलते ही रहते हैं मेक इन इंडिया प्रोडक्ट का आप प्रमोशन करो, तो जो लोकल है, लोकल सामान है, उसका भी प्रमोशन बहुत अच्छे से हो रहा है। एंड इम्प्रूव ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर, पढ़ लीजिएगा इसको, हाँ बहुत इजी है, कुछ कुछ भी नहीं है। तो थैंक यू सो मच गाइज, एक बार कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हमने जितना जल्दी हो सका उतना जल्दी खत्म किया। थैंक यू सो मच, पढ़ लीजिएगा, अब आपकी जिम्मेदारी, आप अच्छे से पढ़िए। थैंक यू सो मच, और चले जाइएगा, सेम 6 का ये लास्ट वीडियो है। थैंक यू सो मच।
एक बार लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए।